नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत में आपको एक रोचक तस्वीर दिखाते हैं। बोकारो में गहरी खाई से एक गाय को रेस्क्यू किया गया। मामला बेरमो स्थित कारो परियोजना के कोयला खदान की है, जहां पर 170 फीट गहरे खदान के बीचों बीच करीब 70 फीट की गहराई में पत्थरों पर फंसी गाय को बचाया गया। खदान क्षेत्र में बिजली का काम करने वाले 4 ठेका मजदूरों की बहादुरी और एक क्रेन की मदद से गाय को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि गाय इतनी गहराई में आखिर पहुंची कैसे। कारो परियोजना के मैनेजर के मुताबिक खदान में खुदाई के दौरान सुरक्षा के लिए निश्चित गहराई के अंदर सीढ़ीनुमा बेंच बनाकर छोड़ दिया जाता है, ताकि सुरक्षित तरीके से खदान में काम किया जा सके। खदान में बने उसी 70 फीट गहराई में बने बेंच पर गाय के फंसे होने की सूचना मिली थी और उसके बाद तमाम प्रयास के बाद आखिरकार गाय को रेस्क्यू किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाय वहां पर फंसी हुई थी। आप इन तस्वीरों में देखिए और किस तरीके से बहादुरी दिखाई कुछ मजदूरों ने और आखिरकार गाय को वहां पर रेस्क्यू किया गया। आप इन तस्वीरों में देखिए, सावधानी पूर्वक चतुराई से लोगों की सूझबूझ की वजह से ये रेस्क्यू संभव हो पाया। इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा कि ऐसा क्या बताए, फिर भी भगवान का नाम लेकर सही सलामत गाय को भी निकाले और हम लोग भी निकले। और जबकि घुसने वाले हम लोग थे और 3 लड़का और था। मैंने बताया कि नहीं, इसकी तो अगर गाय नीचे गिरती है तो एक और रिस्क है और हम लोग तो रिस्क में काम करते ही हैं, तो हम लोग इसको जो है आकलन कर लिए कि नहीं, इसको हम लोग सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। तो क्रेन मंगा के मैनेजर साहब दे दिए और पूरे टीम को जो एक्सपर्ट टीम थे, एक्सपर्ट लोग थे, उससे हम लोग जो है मदद ले कर खड़ा होकर करके वहाँ पर उनको बहुत अच्छी ढंग से हम लोग निकाल लिए। अपनी टीम के सदस्यों को एकत्रित किया उस रेस्क्यू ऑफ गाय को बचाने के लिए, क्योंकि गाय को हम लोग माता स्वरूप मानते हैं। तो इसलिए टीम के सभी सदस्यों को एकत्रित किया जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में करने में सक्षम थे, उन लोगों को एकत्रित किया। क्या झारखंड महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? इस सवाल को पूछने की वजह राज्य में आधी आबादी के साथ लगातार हो रही हैवानियत है। गोड्डा, गढ़वा, जमशेदपुर, कोई भी जिला बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। ताजा मामला गुमला का, जहां एक और बेटी की अस्मत और उसकी मासूमियत को लूटा गया है। बेटियों की मासूमियत पर खतरा, मुस्कुराहट छीनने को आतुर हैवान, संकट में संसार की आधी आबादी। झारखंड में एक बार फिर बेटियां हैवानों के निशाने पर हैं, जो उनकी मासूमियत पर हमला करने की ताक में ना जाने कितने भेष में छुपे बैठे हैं। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। आरोप गांव के ही 5 युवकों पर लगा है। हैरत की बात, इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक पांचों लड़की को अगवा कर गांव से दूर खेत के किनारे ले गए और बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया और लड़की को मुंह बंद रखने की धमकी दी। डरी सहमी लड़की ने इसके बावजूद परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने गांव के पंच और वार्ड सदस्य से मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। जैसे ही इसकी जानकारी पांचों आरोपियों को हुई, वो पीड़ित के घर पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे और परिजनों के साथ मारपीट भी की। धमकी से घबराए पीड़ित के परिजनों ने सोमवार को आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और 2 आरोपियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही चैनपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। संध्या के समय में करीब 8 साढ़े 8 बजे ये दोनों घटना को लेकर के आक्रोश में पीड़ित पक्ष के एक चाचा हैं, वो लड़की का चाचा, उनके द्वारा वो 2 अभियुक्त हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। गुमला में हुई वारदात उन दसियों घटनाओं में से एक है जिसे हाल फिलहाल में अंजाम दिया गया है। इससे पहले गढ़वा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ। आरोप गांव के ही 4 लोगों पर है। ऐसी ही वारदात 2 दिन पहले जमशेदपुर में भी हुई, जहां 17 साल की नाबालिग से बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया गया।
इससे पहले 7 सितंबर को गोड्डा में एक आश्रम में साध्वी के साथ कथित तौर पर हुए गैंगरेप की घटना भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसी अनगिनत वारदातें आए दिन हो रही हैं और शासन प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सरकार से जवाब जरूर मांगता है, लेकिन जवाब के नाम पर बस सियासत ही होती है। जो धार्मिक काम में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक काम में लगे हैं, उनके साथ भी गोड्डा में सामूहिक बलात्कार होता है। आज झारखंड का कोई ऐसा इलाका ना हो नहीं है जिसमें हमारी माताएं और बहनों की इज्जत नहीं लूटी जा रही है। 9 महीने की सरकार में हमारी 1200 बहनों के साथ बलात्कार किया गया। राज्य सरकार पूरी तरह से असफल है, विफल है। पिछले 5 वर्षों में मैं जानता हूँ, पुलिस अफसर ही मुझे बताते थे कि ऊपर से ही एक तरह से दबाव था कि कांडों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए, उनको दबाया जाए। तो दोनों मंत्र, मैं पुलिस में रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना। एक तो ईमानदारी के साथ FIR कर देना, दूसरा दबा देना, सप्रेस करना, उसका अंग्रेजी में बोलते हैं, सप्रेस कर देना। कांड हुआ लेकिन कांड दर्ज नहीं करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अपने नागरिकों खासकर बेटियों की सुरक्षा शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन बढ़ रही वारदातों को देखकर लगता है कि ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साहिबगंज से भी रेप और मर्डर की खबर है। घटना रांगा थाना इलाके की है और जानकारी के मुताबिक यहां 14 साल की लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हालांकि घटना की सच्चाई की अभी पुलिस से जांच कर रही है और इसी को लेकर रविवार को गांव में दफनाई गई लड़की के शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां प्रशासन की ओर से नियुक्त मेडिकल बोर्ड की टीम की तरफ से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और बताया जा रहा है कि लड़की अपनी सहेली के साथ पिछले बुधवार को पैसे निकालने बैंक गई थी। वापसी में दोनों लड़कियां अपने 2 दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने चली गई। उसके बाद से ही दोनों लड़कियों की कुछ खबर नहीं। रविवार को लापता लड़कियों में से एक का शव गांव के ही एक निर्माणाधीन मकान के छज्जे से मिला। घर वालों ने सर्पदंश का मामला समझकर शव को दफना दिया। बाद में दूसरी लड़की ने वापस गांव लौटकर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही। इसके बाद मृत लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और नाबालिग सहेली के बयान पर 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। पूछताछ के लिए अभी तक 4 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। युवती के मृत्यु से संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस संबंध में एसडीओ कार्यालय द्वारा मुझे मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रेरित किया गया है, ताकि ये सारी कार्यवाही को मैं अपने जो है देख रेख में जो है संपादन कर सकूं, ताकि जो है आगे की कार्रवाई के लिए उस पर जो है उचित कदम उठाया जा सके। थाने में इस प्रकार की कोई सूचना आने की बात अभी तक नहीं आई है और पुलिस इस बात की सत्यापन कर रही है। वो बच्चे को चिन्हित किया जा चुका है जिन्हें रोका गया था और जिनसे वो मिलने गई थी। सभी से पूछताछ जारी है और जैसे ही घटना का और स्पष्ट चित्रण होगा आपको बताया जाएगा। सिमडेगा के कोलेबिरा डैम में डूबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। गुमला के आनंद मिंज अपने रिश्तेदार के यहां कोलेबिरा कॉलेज टोली आए हुए थे। मंगलवार को आनंद मिंज के 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी कुछ बच्चों के साथ कोलेबिरा डैम नहाने गए। नहाने के दौरान बच्ची डूबने लगी। बहन को डैम में डूबते हुए देखकर भाई भी डैम में चला गया, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से दोनों डूब गए। बाद में दोनों बच्चों को डैम से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन वहां दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। इधर पुलिस प्रशासन ने बच्चों के परिवार वालों को सरकारी सहयोग करने का आश्वासन दिया। धनबाद में भी 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तेलमच्चो घाट पर दामोदर नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीएल कर्मचारी मनोज पाठक अपने परिवार के साथ तेलमच्चो घाट पहुंचे, जहां नहाने के लिए छोटा भाई पहले नदी में उतरा। उसे तेज धार में बहते देखकर बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद दोनों भाई तेजी से नदी की धारा में बहने लगे। ये देखकर बच्चों के माता पिता भी खुद को रोक नहीं पाए। बेटों को बचाने के लिए वे दोनों भी नदी में कूद पड़े। चारों नदी की धारा में फंस चुके थे। तभी नदी के किनारे बैठे लोगों के शोर मचाने के बाद कुछ लोग नदी में उतरे, जिन्होंने माता पिता को तो बचा लिया, लेकिन दोनों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। रांची के मोरहाबादी मैदान में पंचायत सचिवालय अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पंचायत सचिवालय के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर हैं और आज आंदोलन के दौरान
इन लोगों के हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन कर अपना विरोध जताया। ये अभ्यर्थी पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी हाथ में कटोरा लिए भिक्षाटन कर रांची के मोरहाबादी मैदान में जेटीटी पास अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। साथ ही पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे मिलने जेएमएम के विधायक सीता सोरेन और कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे पहुंचे और अभ्यर्थियों से हालात का जायजा लिया। उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इनकी परिस्थिति तो खराब है। जिस तरह से ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनका जो उम्मीद था वो लग रहा है कि टूटने को है। इन लोग मिल करके सरकार बनाए हैं और आज जो इनका सपना था कि इस राज्य में नौकरी मिले, इनकी नियुक्ति हो, अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है। इनका जो उम्मीद है टूटने के कागर पर है। सरकार इन लोगों के प्रति बहुत कटिबद्ध है और बहुत संवेदनशील है। इन मुद्दों का समाधान इसी सरकार को करना है। हम लोगों की सरकार पिछले सरकार की कई सारी गलतियों को आज विरासत में लेकर के आई है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य खराब ना हो। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लिहाजा उपचुनाव को लेकर बहुत सोच समझकर खिलाड़ी मैदान में उतारे गए। जिन्होंने अपने नामांकन का पर्चा भरकर जंग का ऐलान कर दिया। कल दुमका सीट से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने पर्चा भरा, तो आज दुमका से बीजेपी उम्मीदवार लुइस मरांडी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर दुमका में बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सज गई चुनावी पिच। खिलाड़ियों के नामांकन से हुआ उपचुनाव के गेम का आगाज। झारखंड उपचुनाव की जंग धीरे धीरे गहराती जा रही है। चुनावी जंग के योद्धाओं की तस्वीर साफ होते ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। दुमका में मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अब पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाएंगी। लुइस मरांडी के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वो टूटने न देने की कोशिश करेगी और 9 महीने में सोरेन सरकार की विफलता और बीजेपी सरकार में हुए विकास के काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। हम संगठन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कंधे से कंधे मिला के पार्टी कैसे मजबूत हो, चुनाव हम लोग कैसे लड़े, सभी मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दुमका विधानसभा हम लोग विजय हासिल करेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव में लुइस मरांडी ने दुमका से हेमंत सोरेन को हराकर बीजेपी सरकार में मंत्री पद हासिल किया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में स्थिति उलट गई और दुमका सीट से लुइस मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हार गई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका की सीट छोड़ दी। अब दुमका में हो रहे उपचुनाव में भी बीजेपी ने फिर से लुइस मरांडी पर ही दांव लगाया है। लुइस मरांडी का सामना जेएमएम प्रत्याशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन से होगा और बीजेपी को इस सीट पर अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बसंत सोरेन को चुनाव जिताने का प्रयास करते तो बरहेट का सीट खाली करते कि बरहेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज़्यादा और मजबूत किला है। दुमका में तो हमेशा वो हारे हैं, इसलिए अपने लिए सुरक्षित सीट रख करके असुरक्षित सीट में बसंत सोरेन जी को लाने का काम किया। दुमका में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महागठबंधन की जीत के दावे पर भी तंज किया और कहा कि जनता में सोरेन सरकार को लेकर नाराजगी है। आज तक इसी दुमका में बेचारे जीरो में 2 बार बोल्ड हो चुके हैं। हमारे पास एक से एक अच्छे बॉलर हैं, या तो वो बोल्ड होंगे या हिट विकेट होंगे। एक और जहां बीजेपी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है तो वहीं महागठबंधन इसे हेमंत सोरेन की सीट बता रहा है। जहां दुमका में हेमंत सोरेन जी द्वारा छोड़ा गया सीट है, प्रतिष्ठा का सीट है। बेरमो वहीं पर
राजेंद्र बाबू का धरोहर है, विरासत है, और हम दोनों चुनाव को पूरी मुस्तैदी के साथ बसंत सोरेन जी और जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह जी के फेवर में लड़ने जा रहे हैं। संथाल परगना में दुमका जेएमएम का गढ़ और राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर्म भूमि भी है। ऐसे में बीजेपी के लिए दुमका सीट पर जीतना काफी अहम है, क्योंकि दुमका को जीतकर वो विधानसभा चुनाव में मिली हार के मलाल को काफी हद तक कम कर पाएगी। सुबीर, जी मीडिया, दुमका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।